Okay, we had to get out of that because the Home Minister Rajnath Singh is presently in Raipur. He had paid his tributes to the martyrs and is speaking right now. Let's listen in. हम जब चले हैं और मैं मानता हूं कि सुकमा की लड़ाई इस नक्सली पूरे देश के आंदोलन की सबसे बड़ी लड़ाई है और इस पूरे मामले में हमने भी तय किया कि उस इलाके में एक्टिविटी और बढ़ाई जाए, वो चाहे निर्माण कार्य हो चाहे वहाँ के ऑपरेशन हो, हम करेंगे और न केवल वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे मजबूती के साथ, बल्कि आने वाले समय में और सफलतापूर्वक वहाँ पे ऑपरेशन चलाएंगे। इसके साथ ही साथ उस इलाके में जो काम चल रहा है उसके लिए भी पूरी बौखलाहट उनके अंदर है। उनको लगता है कि उनका किला ध्वस्त हो रहा है, उनके गढ़ में जाके काम हो रहा है। उन सड़कों के निर्माण में भी, पुल के निर्माण में भी, स्कूल के निर्माण में भी व्यवधान कर रहे हैं। विकास की काम बहुत तेज़ी के साथ बस्तर में, न केवल सुकमा में, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर में चल रहा है और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि एक रणनीति के साथ, और माननीय गृह मंत्री जी बताएंगे कि हम आने वाले समय में हम एक बेहतर तरीके से प्लानिंग करेंगे। और मैं सभी मृतक परिवारों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। उन परिवारों को जो देश के लिए शहीद हुए, जो छत्तीसगढ़ के इस सुकमा के बुरकापाल में जिनकी शहादत हुई, उन परिवारों को अपनी संवेदना और उसके साथ ही साथ हमारे जवानों का मनोबल और मजबूत रहे। माननीय गृह मंत्री जी आज इसके लिए अपने सारे कार्यक्रम छोड़ के आए हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अपनी बात। कल सुकमा में वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा जो हमला किया गया है उसे मैं बेहद कायरतापूर्ण मानता हूं और इसे दुर्भाग्यपूर्ण भी मानता हूं। और मैं यह मानता हूं कि वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा किया गया यह कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और आदिवासियों को अपनी ढाल बनाकर विकास के खिलाफ अभियान छेड़ने की यह उनके द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं यह भी दृढ़ता के साथ कहना चाहूंगा कि इसमें वह किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार साथ मिलकर हम कार्रवाई करेंगे और अब तक जो कार्रवाई की जा रही है उसके कारण जो बौखलाहट है उनके अंदर, उसी का यह परिणाम है। और उनके द्वारा डेस्परेशन में की गई यह कार्रवाई है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हमारे सीआरपीएफ के बहादुर जवानों का यह बलिदान किसी भी सूरत में हम लोग व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। इसीलिए यह भी फैसला किया है कि हमारी जो LWE की स्ट्रेटजी है उसको हम पुनः रिव्यू करने जा रहे हैं। जरूरत होगी तो हम उसे रिवाइज भी करेंगे और 8 मई को दिल्ली में वह बैठक मैंने बुलाई है और कई राज्यों के अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। बराबर वामपंथी उग्रवादियों के द्वारा विकास कार्य को रोके जाने की कोशिश की जा रही है। सच्चाई है कि वह कभी नहीं चाहते कि जो हमारे आदिवासी क्षेत्र हैं अथवा गरीबों के क्षेत्र हैं उनका विकास हो। यह आदिवासियों के और गरीबों के सबसे बड़े दुश्मन यदि इस देश में यदि कोई है तो यह हमारे वामपंथी उग्रवादी है। तो हमारे 25 जवानों की जानें गई हैं, 7 घायल हुए हैं। जिन हमारे बहादुर जवानों ने अपना बलिदान दिया है उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना और सहानुभूति भी व्यक्त करता हूं। और पुनः मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे बहादुर जवानों का यह बलिदान हम किसी भी सूरत में व्यर्थ नहीं जाने देंगे। बार बार हम रणनीति बनाने की बात करते हैं लेकिन हर बार हमारा खुफिया तंत्र कहीं ना कहीं विफल हो जाता है। इस बार भी हमको चुनौती दी गई, आपने भी कहा है। चुनौती का जवाब किस तरह से दिया जाएगा, कब दिया जाएगा सर? नहीं, यह कभी स्ट्रेटजी कभी डिस्क्लोज नहीं की जाती है। ये बात तो मैं समझता हूँ कि आप लोग भी समझते होंगे। स्ट्रेटजी कभी
अभी भी बैठकर पूरी बातचीत की है और पूरी जानकारी मुझे प्राप्त हो गई है और इसीलिए हम लोगों ने तय किया है कि 8 मई को ही बैठकर हम अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे, यह फैसला किया है। सर, 13 साल से जब आपकी बीजेपी की सरकार है, रघुवर सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, आप एक के बाद आप कहते हैं कि नक्सली गतिविधियों में कमी हुई है, लेकिन लगातार उसी जगह पे सुकमा के उसी इलाके में बीते 1 महीने पहले मैंने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ जो यहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर अभियान चलाया था, उसके परिणाम स्वरूप एक डिस्परेशन उनके अंदर पैदा हुआ है और ये हम लोग मानकर चल रहे थे कि इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता। कभी भी कुछ उनके द्वारा कोशिश हो सकती थी भविष्य में कोई बड़ी वारदात करें, लेकिन अब ये घटना हो गई, बहुत ही दुर्भाग्य। 300 से 400 के करीब नक्सली आते हैं, किसी को कोई कानून पता नहीं लगती, मैं समझता हूँ कि ऐसी घड़ी में किसी पर दोषारोपण करने का कोई औचित्य नहीं है और यह करना नहीं चाहिए। आप सबका भी सहयोग चाहिए और आज हम लोगों की बातचीत हुई है सारे अधिकारियों के साथ, हमारे यहाँ के नहीं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ लीडरशिप की कोई कमी नहीं है और मैं समझता हूँ कि हमारी CRPF हो अथवा BSF हो, किसी की लीडरशिप की एफिशिएंसी के ऊपर, उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाया जा सकता। नहीं, लीडरशिप की देयर इज नो क्राइसिस ऑफ लीडरशिप इन CRPF, कोई और यहाँ पर और यदि सीनियर ऑफिसर्स की पोस्टिंग करनी होगी तो वह भी हम करेंगे, यह भी हमने तय किया। नहीं, हम ये आपको बतला के नहीं करेंगे। थैंक यू। क्या कुछ अब स्ट्रेटजी एयरफोर्स की भी यहाँ पर की बढ़ा? नहीं, जो कुछ भी है स्ट्रेटजी आप लोगों को पहले भी मैंने बताया कि कभी भी स्ट्रेटजी डिस्क्लोज नहीं की जाती, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। लेकिन इलाकों में राजनीतिक नेतृत्व की कमी भी एक वजह है, ताकि माओवादी बार बार उनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप का एक वैक्यूम है। उस फ्रंट पे सरकार कैसे सोचेगी? नहीं, मैं इन सब सारी चीजों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। इन सब करने हमेशा ये कहते हैं कि नक्सली डर के ये काम कर रहे हैं, तो क्या बिना डर के वो बेहतर थे? Okay, let's go straight across now to the former CRPF DGP Dilip Dwivedi joining us now on the broadcast. Thanks so much for speaking to us. I was just listening into the Home Minister who called the Sukma Naxal attack cold-blooded murder. He says it's a cowardly attack, and once again reiterating that, you know, the sacrifice of our 25 CRPF Jawans will not go down in vain. None will be spared. But tell me something realistically, on the ground, what needs to be changed? Well, one thing that definitely needs to be changed is that the CRPF, instead of putting them on routine duties, they should be put on specific information duties, specific missions, specific operations. They should be used as a strike force. They should, like this incident, they have been on this road for the last 5 years. Can you imagine? 5 years they've been giving cover to this road building. In 5 years, anybody can build up a strategy to come and attack them. True. CRPF is not meant for this kind of a duty. See, it's a strike force. It is for the local police to provide the covers and other things. And the police strike force comes the day you have an operation intelligence that there's going to be a strike by the Maoist, or you know that the Maoists are hiding a certain part of the jungle. By all means, take a lot of CRPF with you and surround that place and carry out your search and carry out your operations. But to put CRPF in an outside force who have no local contacts, just to put them on the roads for years after years after years and expose them and make them so vulnerable to these I'm kind just of attacks. amazed that why nobody thought about this earlier on. Why is that? Okay, so just kindly stay on with me. I'm just being told that Venkaiah Naidu's reaction is also coming in. I'll just quickly listen. बहुत पुराना है, बहुत दिन से चल रहे गंभीर समस्या है। इसको समाधान करने के लिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार मिलके पूरा प्रयास कर रहे हैं। आने वाले दिनों में और भी कोऑर्डिनेटेड तरीका से इस चुनौती को स्वीकार करेंगे हम लोग और इन लोगों को छोड़ेंगे नहीं है।
Going back to Mr. Dwivedi, sir, Rajnath Singh, they're saying that they will have to speak to the administration, the state chief minister to re-strategize. But the point that you just made, in hindsight, how can a tragedy like this be prevented in the future? It will be prevented, as I said, if the CRPF is used as a strike force and their movements are not known. They cannot be predetermined movements. So why is that not being done, sir? They'll be well established. That's because the state, law and order is a state subject, but the law and order state seems to have abdicated that responsibility, and we keep rushing in more forces there all the time, rather than telling the state government, now it's enough years since this problem began there. They should have built up their capabilities. They should have been at the forefront of this fight, and everywhere at this, as DG CRPF have been saying it in 2014, as both here and in Kashmir. We are supposed to be not used like a normal police force, but if you're going to expose us to these kind of conditions, then these incidents will keep happening. And sir, what are the challenges you foresee? We're getting to hear a lot of reassuring words from the Home Ministry saying that this is a big challenge, none will be spared whatsoever, everything will be re-looked at. But losing 25 brave soldiers is something that should be absolutely unacceptable before it's even unthinkable. Yes, you're absolutely right. I mean, and then as you see, the point is, in a force, you are bound to lose. In times of war, you're bound to lose some people. It's going to happen on both sides. This is going to happen if there's going to be a fight out. But what is particularly painful is the fact that you are putting these boys onto in a situation where they are quite defenseless in the beginning. To begin with, you have these Maoists coming out through the jungles, putting the children and women in front of them, and then taking cover behind them. If the CRPF opens fire before a single CRPF soldier is hurt and they open fire, and you kill some local villagers, then you are in trouble with the human rights and other things. If you don't do that, then you are in trouble because you're going to get hit. And you are also moving into areas which the Maoists are very familiar with. You are an outside force. Yes, there's some level of pre-induction training. Right. But being an outside force, you do not develop that easily a local intelligence network as the local police would develop. Right. So all these factors are very important factors which have to be examined. Right. So just continue to stay on with us. Executive Editor Gaurav Sawant is also right now joining us from the newsroom. Gaurav, I was reading the report that you had filed. It's interesting. The Home Minister said that this is what the Naxals wanted, to create trouble, to hamper the development activities. But what about the CRPF? I mean, 300 Maoists attacking them is something which is unthinkable and raises some serious questions as far as the intelligence is concerned. You're spot on there. This is an intelligence failure and this is an operations failure on the part of both the CRPF and the Chhattisgarh police. As Mr. Trivedi was rightly mentioning, the lead should be taken by the Chhattisgarh police. What's also a big problem is no clarity for any operation. Clarity and aim is required. Is the Chhattisgarh police the main force that is dealing with Naxals? Is the CRPF the main force? Where is the leadership? CRPF lacks leadership right at the top and also at the operations level. The IPS officers come for some years, they get transferred out. As far as the Chhattisgarh police is concerned, they've actually abdicated all the responsibility to the CRPF, and the CRPF is now more a holding force than a strike force. So it's the Naxals who have the initiative. They come, they strike at will, and then they disappear. They may have melted into Jharkhand or into Maharashtra or in Odisha or anywhere across the Red Corridor with absolutely no one chasing them. That chase, seek and destroy operations are just not happening. So that also calls, Gaurav, for a very major revamp, a rejig within the system itself, doesn't it? Oh, absolutely. That rejig in the system, because there has to be clarity at the national level, and that directive has to come from the Union Home Minister Rajnath Singh, and clarity at the level of states and not just the Chhattisgarh. Chhattisgarh is the worst affected state now or from 2010. But, these Naxals, they slip from one state to the other. Andhra Pradesh to a very large extent has contained the situation. Telangana to a large extent has succeeded. But that's also because of brilliant operations carried out on ground and political initiative that came from governments. Now, similar initiatives are required in Chhattisgarh.
Chhattisgarh, in Jharkhand, in Bihar, in Bengal. Right. All of that needs to happen in a coordinated manner. Unfortunately, that's not happening. The Naxals are not on the run. It's the security forces who are sitting duck here. Absolutely. Mr. Dwivedi and Gaurav, thank you both for joining us.